हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और मेरे भाई आपके एग्जाम के मात्र 60 से 70 दिन शेष बचे हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको कंप्लीट देखना है। और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 21 से यहाँ पर 45 कैसे बना है। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 26 से यहाँ पर 55 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 21 से यहाँ पर 45 और यहाँ पर 26 से 55 जिस प्रकार से बना है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 17 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 21 से यहाँ पर 45 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 21 से यहाँ पर 45 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले तो इस 21 का किया गया है 2 गुना। तो यहाँ पर देखिए 21 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 21 दुआ के 42। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए 21 का 2 गुना करने के बाद में जो संख्या आई है 42, इस 42 के अंदर +3 करके यहाँ पर लिखा गया है 45। और ध्यान से देखिए 45 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 26 से यहाँ पर 55 इसी प्रकार से बना है क्या। तो मेरे भाई यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 26 का करेंगे 2 गुना। तो यहाँ पर देखिए 26 का 2 गुना कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई 26 का 2 गुना हो जाएगा 52। और इस 52 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। तो 52 और 3 मिलकर बन जाएगा 55। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 55 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 17 के अंदर और इस 17 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो सभी की तरह इस 17 का हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 17 का 2 गुना कितना बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 17 दूना के 34। और मेरे भाई सभी के अंदर +3 किया गया है, तो इस 34 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। तो 34 और 3 मिलकर बन जाएगा 37। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 37। अब हमें देखना है कि संख्या 37 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 37 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है
यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। ठीक है, इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है ये 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आपके एग्जाम के लगभग 60 से 70 दिन शेष बचे हुए हैं। तो मेरे भाई इन 60 से 70 दिन के अंदर यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। और जिस प्रकार से हम क्वेश्चन आपको क्लास के अंदर करवा रहे हैं सेम इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है लॉन्ग तरीका और दूसरा तरीका है शॉर्ट तरीका। हम दोनों तरीके से ही आपको इस प्रश्न को सोल्व करना सिखाएंगे। जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, पहला तरीका है कि आप इस आकृति के अंदर एक एक त्रिभुज को काउंट कर सकते हो और दूसरा तरीका है कि हम इस आकृति के अंदर मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं और वो भी शॉर्ट ट्रिक से। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला तरीका है लॉन्ग तरीका। कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आकृति के अंदर एक एक त्रिभुज को काउंट करेंगे। मेरे भाई ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए इस आकृति के अंदर 1 नंबर त्रिभुज, 2 नंबर त्रिभुज, 3 नंबर त्रिभुज, 4 नंबर त्रिभुज। इसी प्रकार से देखिए ये हो जाएगा 5 नंबर त्रिभुज, ये 6 नंबर त्रिभुज, ये 7 नंबर त्रिभुज और ये 8 नंबर त्रिभुज। यानी कि इस आकृति के अंदर सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं, 8 हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, डबल फलक वाले त्रिभुज देखेंगे। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखिए, मेरे भाई 2 नंबर त्रिभुज और 3 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाने से एक त्रिभुज बनता है ये वाला। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ध्यान से समझिए त्रिभुज नंबर 5 और त्रिभुज नंबर 6, इन दोनों को भी यदि हम आपस में मिला देंगे तो एक त्रिभुज यहां से और बन जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। इसी प्रकार से मेरे भाई यहां पर देखिए ध्यान से समझिए, त्रिभुज नंबर 3 और त्रिभुज नंबर 6, इन दोनों को भी यदि हम आपस में मिला देंगे तो एक त्रिभुज यहां से और बनेगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। इसी प्रकार से मेरे भाई यहां पर देखिए त्रिभुज नंबर 2 और त्रिभुज नंबर 5, इन दोनों को भी यदि हम आपस में मिला देंगे तो एक त्रिभुज यहां से और बन जाएगा। यानी कि यहां पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा इस आकृति के अंदर कोई अन्य त्रिभुज है, तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तो यहां पर देखिए इन सभी को हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो यहां पर देखिए
8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 और 1 हो जाएगा 11, 11 और 1 हो जाएगा 12। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुज हैं 12। अब हमें देखना है कि 12 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 12 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ये तो था मेरे भाई लॉन्ग तरीका। अब इस प्रश्न को मैं एग्जाम में मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व कर सकते हैं तो वो देखिए ये तो था आपको समझाने के लिए, ठीक है। बाकी आपको लॉन्ग तरीका आपको एग्जाम के अंदर नहीं लगाना है, आपको लगाना है केवल शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं, बाकी फिर हम आपको समझाएंगे और आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करेंगे। कैसे देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे मेरे भाई याद रखना ऐसी आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या होती है कितनी 8, ठीक है। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, इस टाइप की आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं 8 है। अब आपको देखना है कि ऐसी आकृति इस बड़ी वाली आकृति में कितनी दिखाई दे रही है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस बड़ी वाली आकृति में हमें इस तरह की आकृति कितनी दिखाई दे रही है, केवल एक आकृति दिखाई दे रही है, वो भी यहां पर देखिए मेरे भाई ध्यान से, मैं इसको क्या कर रहा हूं रेड पेन से क्या कर रहा हूं भाई इंगित, ठीक है। यहां पर ध्यान से समझिए मेरे भाई, यहां पर देखिए ये वाली आकृति यानी कि इस तरह की आकृति है, केवल एक आकृति है। एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं 8, तो यहां पर हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ में, तो 8 एकम 8 है। अब मेरे भाई इस आकृति के बाहर देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है, तीसरा त्रिभुज ये बन रहा है और चौथा त्रिभुज ये बन रहा है। तो 8 के अंदर हम क्या कर देंगे +4 कर देंगे, तो 8 और 4 मिलकर बन जाएगा 12। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुज हैं 12। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरी ट्रिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है, उसके बाद में हम क्या करेंगे इस सीरीज को सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 9, 9 के बाद में 17, 17 के बाद में 33, 33 के बाद में 65 और 65 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। मेरे भाई देखिए सबसे पहले सीरीज में दिया गया है 3, 3 से कितना बन रहा है 5, तो 3 से 5 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 3 से 5 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो किया गया है 3 का 2 गुना, तो 3 का 2 गुना बन जाएगा 6 और 6 में से 1 को घटाया गया है, यानी कि 3 का 2 गुना हो जाएगा 6, 6 में से 1 को कम कर देंगे तो हो जाएगा 5। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है 9, तो 5 से 9 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 5 का क्या कर दे 2 गुना, तो 5 का 2 गुना बन जाएगा 10, 10 में से 1 को कम कर देंगे तो बन जाएगा 9। फिर देखिए इसी प्रकार से 9 से कितना बन रहा है 17, 9 से 17 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम इस 9 का क्या कर दे 2 गुना कर दें, तो 9 का 2 गुना बन जाएगा 18, 18 में से 1 को कम कर देंगे तो बन जाएगा 17। फिर देखिए 17 से कितना बन रहा है 33, तो 17 से 33 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 17 का क्या कर
दे 2 गुना, तो 17 का 2 गुना बन जाएगा 34 है। 34 में से 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 33 है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 33 से कितना बन रहा है 65 है, तो 33 से 65 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 33 का क्या कर दे 2 गुना, तो 33 का 2 गुना बनेगा 66 है, और 66 में से यदि हम 1 को कम कर दे तो बन जाएगा 65। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 65 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी में क्या हुआ है, यानी कि पहली संख्या का 2 गुना किया गया है, और जो भी संख्या आई है उसमें से 1 को कम करके अगली वाली संख्या लिखी गई है। यानी कि यहाँ पर सीरीज चल रहा है 2 गुना -1, 2 गुना -1, 2 गुना -1, फिर देखिए 2 गुना -1, 2 गुना -1, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। कैसे, यदि मेरे भाई हम इस 65 का क्या कर दें 2 गुना कर दें और इसमें से 1 को कम कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 65 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 65 का 2 गुना हो जाएगा 130, और 130 में से यदि हम 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 129, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 129। अब हमें देखना है कि 129 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 129 हमें दिया गया है। मेरे भाई यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी के अंदर हो जाएगा 129। यहाँ पर देखिए 1 के स्थान पर आप 2 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक वस्तु को 200 रुपये में खरीदा जाता है और 350 रुपये में बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। मेरे भाई ये चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके मैथमेटिक्स के प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से लिया गया है, और आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है प्रतिशत लाभ। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वस्तु का लाभ। ठीक है, लाभ का सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको हमेशा याद रखना है। लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है वस्तु का 350, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 350। ठीक है, माइनस क्रय मूल्य कितना है 200 रुपये, तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य के स्थान पर हम रखेंगे 200। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लाभ ज्ञात करेंगे कैसे, 350 में से 200 चला जाएगा, कितना बचेगा 150। ठीक है, यानी कि वस्तु पर लाभ प्राप्त हुआ है हमें कितने का 150 रुपए का। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, प्रतिशत लाभ निकालेंगे कैसे, यहां पर देखिए प्रतिशत लाभ निकालने के लिए प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है मेरे भाई क्या, यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं प्रतिशत लाभ। ठीक है, प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है क्या, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। तो यहां पर देखिए लाभ कितने का हुआ है हमें 150 रुपए का। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य क्या है, यानी कि वस्तु को हमने खरीदा था कितने रुपए में 200 रुपए में, तो यहाँ पर बटे में लगा देंगे 200। फिर क्या ज्ञात करना है अपने को प्रतिशत लाभ, तो यहाँ पर देखिए गुणा में लगा देंगे हम 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको कर दीजिए 16, तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए ये कट जाएगा 100 एकम 100 और ये कट जाएगा 100 दूना के 200, और ध्यान से देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 75 दुआ के 150। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत बराबर कितना बच गया 75। अपने को क्या ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पर हम लगा देंगे
75 और आगे प्रतिशत है, यानी कि प्रतिशत लाभ क्या होगा 75% है। अब हमें देखना है कि 75% किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 75% हमें दिया गया है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। यानी कि जब भी आपसे प्रतिशत लाभ ज्ञात करवाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वस्तु का लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद में प्रतिशत लाभ का सूत्र लगाना है, यानी कि प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, ठीक है। जो लाभ हुआ है वो लाभ रखेंगे, बटे में जितने की वस्तु खरीदी है वो बटे में लगाएंगे और गुणा में 100 लगा देंगे, जिसको सोल्व करेंगे जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 15 से यहाँ पर 62 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 15 से यहाँ पर 62 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 18 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर हमें पता करना है कि 15 से यहाँ पर 62 कैसे बना है। तो 15 से यहाँ पर 62 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले मेरे भाई इस 15 का किया गया है 4 गुना। तो यहाँ पर देखिए 15 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 चौक 60 है। और यहाँ पर देखिए 15 का 4 गुना करने पर कितना है 60 है। और इस 60 के अंदर प्लस 2 करके यहाँ पर लिखा गया है 62, यानी कि 60 और 2 मिलकर बन जाएगा 62। और ध्यान से देखिए 62 आप सभी के सामने दिया गया है। यानी कि यहाँ पर आपको पता चल गया कि 15 से 62 कैसे बना है। यानी कि सबसे पहले 15 का 4 गुना किया गया है और जो संख्या आई है उसके अंदर प्लस 2 करके यहाँ पर लिखा गया है 62। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 18 के अंदर और इस 18 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 18 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इस 18 का हम करेंगे 4 गुना। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 चौक 72 और मेरे भाई इस 72 के अंदर हम क्या कर देंगे प्लस 2 कर देंगे। तो 72 और 2 मिलकर बन जाएगा 74, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 74। अब हमें देखना है कि संख्या 74 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर संख्या 74 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो हमने आपके मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है, यानी कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए जो मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है वो सेम इसी टाइप के क्वेश्चनों से तैयार किया है। तो जो भी अभ्यर्थी वो मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो पीछे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न आप सभी के सामने
निम्नलिखित में से अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अलमाटी बांध स्थित है कृष्णा नदी पर है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि अलमाटी बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मेरे भाई याद रखना अलमाटी बांध को अन्य लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था चालुक्य वंश के शासकों ने। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है, ऑप्शन बी है पास्कल के सिद्धांत पर है, ऑप्शन सी है चार्ल्स के सिद्धांत पर है, और ऑप्शन डी है न्यूटन के सिद्धांत पर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे भाई इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर लगभग 24 से 25 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे। तो जब भी आपको क्लास के अंदर साइंस का क्वेश्चन दिखे तो उस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, या फिर उस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लें। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक मेरे भाई पास्कल के नियम पर आधारित है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश राज्य में, और ऑप्शन डी है मणिपुर राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो नौवे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो मेरे भाई याद रखना अजंता और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे भाई मैंने इसी क्वेश्चन का आंसर अभी पीछे बताया है, तो सभी अभ्यर्थियों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आपसे पूछा गया है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में
स्थित हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर भी पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। तो मेरे भाई याद रखना, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हर्षवर्धन के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि मेरे भाई ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि हर्षवर्धन के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हर्षवर्धन के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज। तो मेरे भाई 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन सी है अरविंद घोष ने, और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मेरे भाई 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। वह उपकरण कौन सा है जो विद्युत धारा के ताप प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि वह उपकरण कौन सा है जो विद्युत धारा के ताप प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मेरे भाई जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये विद्युत धारा के ताप प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है ध्वनि की चाल घट जाती है, ऑप्शन बी है ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ऑप्शन सी है ध्वनि की चाल सामान्य रहती है, और ऑप्शन डी है ध्वनि की चाल कोई निश्चित नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए जो आपको मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा उसके अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। ठीक है, इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग आपको 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। और मेरे भाई 17 नवंबर से आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि लगभग आपके पास 60 से 70 दिन शेष बचे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से सोडियम धातु को किसमें डुबोकर रखा जाता है? मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की थर्ड शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।